क्या हाल है दोस्त। बेटे आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक्चुअल में स्कोप का ही एक कंटिन्यूएशन में ये नेक्स्ट लेक्चर है। ठीक है, इससे पहला वाला लेक्चर आपने देखा होगा जिससे मैंने डिस्कस किया था स्कोप और स्कोप का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। मैंने आपको बता दिया था कि लोकल स्कोप क्या होता है, ग्लोबल स्कोप क्या होता है। बेटे इस वीडियो का यूज तभी है जब इससे पहले की वीडियो आपने स्कोप की वो देखी हो, नहीं तो इस वीडियो का कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो आई एम श्योर आपने वो वीडियो जरूर देखी होगी। आज हम चलते हैं आगे। ठीक है बेटे, आइए। तो बेटे मैंने आपको बता दिया था कि लोकल स्कोप का मतलब क्या होता है, ग्लोबल स्कोप का मतलब क्या होता है। अगर आप को नहीं याद है एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। आइए देखते हैं। अब कुछ पॉइंट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटे मान लेते हैं हमने एक फंक्शन क्रिएट किया जिसका नाम है डेमो और यहां पे हमने लिखा x इज इक्वल टू 90। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो पॉइंट मैं आज बताने जा रहा हूं इसका एक क्वेश्चन आपको सीबीएसई बोर्ड में जरूर मिलेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि इसका क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में मिलेगा या ये जो सीरीज में चला रहा हूं ये सीबीएसई क्लास 12 कंप्यूटर साइंस की चला रहा हूं। बेटे ये मैं चला जरूर रहा हूं कंप्यूटर साइंस क्लास 12 के लिए, लेकिन ये जो पाइथन मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसका यूज ठीक है सिर्फ आपके क्लास 12 तक ही नहीं है। ठीक है, इसके आगे अगर कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, बीटेक कर रहा है, सीएस से या कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी फील्ड में है, अगर उसको पाइथन पढ़नी है तो ये सारे लेक्चर्स उसके लिए यूजफुल है। ठीक है, तो ऐसा मत सोच लीजिएगा कि क्योंकि कंप्यूटर साइंस सर क्लास 11th या 12th ही बोलते हैं तो सिर्फ ये 11 12 तक ही यूजफुल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आगे भी आपके लिए यूजफुल है। ठीक है, तो चलते हैं अपने पॉइंट पे वापस आते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक डेमो नाम का फंक्शन बनाया और मैं लिख दिया x इज इक्वल टू 90 प्रिंट और ये x करा दिया। सर मैंने ये स्टार्ट किया मेन और एक्चुअल में मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया x इज इक्वल टू 60 और यहाँ पे दिया प्रिंट x इज इक्वल टू x और साथ में मैंने दिया डेमो और यहाँ पे फिर से दे दिया प्रिंट x इज इक्वल टू x। ठीक है, या मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मैं एक लाइन यहां पे ऐड करता हूं। ठीक है, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। बिफोर कॉलिंग x इज इक्वल टू x और यहां पे लिख देता हूं आफ्टर कॉलिंग x इज इक्वल टू x। ये है सर। अब सर आपको एक काम करना है, एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं। ठीक है, इस प्रोग्राम को, ठीक है, आप यहीं पे अपना वीडियो पॉज करिए, इस प्रोग्राम का आप आउटपुट फाइंड करिए, इसका रिजल्ट क्या आने वाला ये फाइंड करिए। अब यार ऐसा मत करना, मैंने आपसे कहा आउटपुट फाइंड करिए तो आपने इसको सिस्टम पे टाइप किया, रन किया और रिजल्ट आपने फाइंड कर लिया। ये नहीं करना है, आपको खुद आउटपुट फाइंड करना है इस प्रोग्राम का। ठीक है, तो आप 2 मिनट का पॉज लीजिए, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका आउटपुट फाइंड करिए। ठीक है, यस बेटे, तो आई एम श्योर आपने इसको पॉज करके इसका आउटपुट फाइंड कर लिया होगा, जो भी आपका आउटपुट आया है। ठीक है, अब मैं इसको डिस्कस करता हूं। आइए देखिए, x इज इक्वल टू 60 यानी x नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हुआ और x नाम के वेरिएबल में क्या आ गई वैल्यू, सर 60 आ गई। तो आप क्या करेंगे, आपने किया x नाम का वेरिएबल है जिसमें वैल्यू आ गई 60 और 1024 इसका एड्रेस हो गया। ठीक है सर, बिफोर कॉलिंग x इज इक्वल टू x तो ये मैसेज एज इट इज प्रिंट हो जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 यहां पे प्रिंट हो जाएगी। यहां तक कोई इश्यू नहीं है। आपने डेमो फंक्शन कॉल किया, जैसे ही आपने डेमो फंक्शन कॉल किया कर्सर कहां जंप करेगा सर, डेफिनेशन पे जंप करेगा और यहां पे मैंने दिया है x इज इक्वल टू 90। अब सर x इज इक्वल टू 90 जो मैंने यहां पे दिया है, यहां एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है। क्या सर अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप ये नहीं कर पाएंगे। मैं फिर बोल रहा हूं क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको वेरिएबल क्रिएशन बताया था कि पाइथन में वेरिएबल क्रिएशन कैसे होता है और ट्रेडिशनल लैंग्वेज में कैसे होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चीज को समझने के लिए, तो उसको देखना बहुत जरूरी है। तो आइए चलते हैं। तो यहां पे x इज इक्वल टू 90 जब हमने दिया, ठीक, तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपके दिमाग में ये होगा कि भाई x नाम के वेरिएबल में 90 स्टोर कर रहे हैं, क्या ये नया वेरिएबल क्रिएट हो रहा है या फिर ये जो x है ये वाला x ग्लोबल वाला x। अब आप नोटिस करें ये जो वेरिएबल है ये क्या है, ग्लोबल है और नो डाउट इसकी एक्सेसिबिलिटी इस ब्लॉक में है क्योंकि इस वेरिएबल को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो ये x यहां पे यूज हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, पॉइंट ये है कि ये वेरिएबल अगर यहां पे यूज हो सकता है तो आपके मन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आएगा कि सर ये जो x इज इक्वल टू 90 दिया है, ये क्या हम जो ग्लोबल वेरिएबल है जो अभी 60 कंटेन कर रहा है या 60 को रेफर कर रहा है, क्या हम इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, 90 कर रहे हैं, या x इज इक्वल टू 90 के ब्याह पे एक नया वेरिएबल बन रहा है। हम क्या मान के चले,
सर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो आइए इसके पीछे सुनाता हूं एक छोटी सी कहानी। सर मान लेते हैं आपके घर में एक बच्चा है जिसका नाम है मुन्ना। क्या नाम है? मुन्ना। और एक आपके मोहल्ले में, एक आपके एरिया में एक बच्चा है जिसका नाम है मुन्ना। अब मुझे सिर्फ एक बात बताइएगा, आपके घर में जब मम्मी मुन्ना को बुलाती हैं तो किस वाले मुन्ना को बुला रही हैं? किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? कौन सा मुन्ना आएगा, घर वाला या मोहल्ले वाला? किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? तो नो डाउट घर वाले की ना। भैया घर में एक मुन्ना है, एक बच्चे का नाम जिसका नाम मुन्ना, और एक एरिया में मोहल्ले में एक बच्चा जिसका नाम मुन्ना। अब मम्मी अगर घर में बुला रही है कि मुन्ना खाना खा लो, तो कौन वाला मुन्ना है? मोहल्ले वाला मुन्ना भाग के आ जाए खाना खाने, और या फिर अपने घर वाला मुन्ना। ठीक, तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? अपने घर वाले मुन्ने की। ठीक है, तो पॉइंट ध्यान से समझिएगा। तो यहां जैसे ही आपने x इज इक्वल टू 90 दिया, अब ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। कैसे भैया? ये x इज इक्वल टू 60 वाला जो वेरिएबल ग्लोबल है वो यहां यूज हो सकता है, लेकिन यहां पे हमने x इज इक्वल टू 90 दे दिया, माना क्या जाए? तो याद रखिएगा इस केस में कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पे लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का नाम क्या है? सेम है। यार अगर ये y होता और ये x होता तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं थी, आप यहां y को यूज कर सकते थे, यूज कर लीजिए। ठीक है, और यहां x क्या मान लेते? लोकल मान लेते। कंफ्यूजन क्यों हुआ? क्योंकि ये x जो ग्लोबल वाला है इसका नाम भी x और लोकल वाले वेरिएबल का नाम भी क्या? x। अब पॉइंट ये है कि इस ब्लॉक में जब x इज इक्वल टू 90 दिया है तो भाई क्या माना जाए? यानी यहां पे कंफ्यूजन ये है कि इसको मैं ग्लोबल मान के चलूं या मैं लोकल मान के चलूं। ग्लोबल मानता हूं तो जो ये x में 60 है इसको चेंज करके 90 करो, और लोकल मानता हूं तो एक नई मेमोरी आपकी क्रिएट होगी, एक नया ऑब्जेक्ट, नया रेफरेंस क्रिएट होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये वही वाला एग्जांपल मुन्ना वाला। तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा? अपने घर वाले मुन्ना की। यानी आप इसको ग्लोबल नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे? लोकल। यानी इसके बिहाफ पे x इज इक्वल टू 90 के बिहाफ पे एक नई मेमोरी आपकी क्रिएट होगी जिसकी वैल्यू 90, जिसका एड्रेस सपोज 1136। तो अब आपके प्रोग्राम में कितने x हो गए? एक x ये हो गया जो कि लोकल है, और एक x ये हो गया जो कि ग्लोबल है। बात समझ में आ रही है? अब यहां पे इसके अंदर जब आप x यूज कर रहे हैं तो कौन वाला x है? सर कौन वाला x? लोकल वाला। यानी मैंने आपको बताया था इस स्टेटमेंट को अब आप क्या मान रहे हैं? वेरिएबल क्रिएशन मानेंगे, वेरिएबल असाइनमेंट नहीं। यानी जिसके भी आप पे वेरिएबल क्रिएट भी हो रहा है तब वैल्यू असाइन हो रही है। आप ये मत मान के चलिए कि ये x जो है तो ग्लोबल वाला है जिसमें 60 था और कट करके 90 कर दें, नहीं। ये x कौन सा है? ये एक फ्रेश वेरिएबल क्रिएट हो रहा है जो कि एक लोकल वेरिएबल है, इसकी मेमोरी अलग, इसकी मेमोरी अलग। ठीक, आपने 90 कर दिया, यहां x इज इक्वल टू x क्या प्रिंट हो जाएगा? इस केस में प्रिंट हो जाएगा 90। और जैसे ही कर्सर वापस आया, एक चीज याद रखिएगा, आप जैसे ही कर्सर को ब्लॉक से बाहर लेके आते हैं, भाई कर्सर डेमो के भी आप पे कर्सर डेमो पे गया, आपने x इज इक्वल टू 90 यहां क्रिएट किया, सारी वर्किंग हुई। जैसे ही कर्सर ब्लॉक से बाहर आएगा आप ये मेमोरी डीएलोकेट कर देंगे। डीएलोकेट मतलब ये मेमोरी खत्म। ठीक, इसको कट करेंगे। याद रखिएगा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप आगे चल के मैं आउटपुट के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। यानी ब्लॉक से बाहर आते ही आपको वो मेमोरी जो आपने रिजर्व की थी वो डिस्ट्रॉय करना मैंडेटरी है। ये आप जरूर करेंगे कॉपी में, नहीं तो आप आउटपुट निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, मतलब गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक, तो आप जैसे यहां से बाहर आए ये मेमोरी आपने डीएलोकेट कर दी, सर आप वापस आ गए। आफ्टर कॉलिंग x इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू क्या है? कौन सा x? ग्लोबल वाले x की बात कर रहे हैं, वैल्यू क्या है? 60। ठीक है सर, तो बात समझ में आ गई। तो सर ये हो गया लोकल वेरिएबल, ये हो गया ग्लोबल वेरिएबल। अगर लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का नेम सेम है तो ब्लॉक के अंदर जो x है, जो वेरिएबल आपने क्रिएट किया वो लोकल माना जाएगा, ना कि ग्लोबल। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसमें? ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। अब कोई बच्चा ये कहता है या हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी आती है, ठीक है, हम ये कहते हैं कि सर हमने ये x क्रिएट किया, 60 हो गया, ये ग्लोबल वेरिएबल है। सर जब हम डेमो को कॉल करें, कर्सर यहां जाए, कर्सर जैसे ही डेमो कॉलिंग के बिहाफ पे यहां जाएगा, हमने जो x इज इक्वल टू 90 दिया है ना सर मैं नहीं चाहता कि इंटरप्रेटर या कंपाइलर x इज इक्वल टू 90 के बिहाफ पे एक फ्रेश वेरिएबल क्रिएट करे, लोकल वेरिएबल। मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि ये जो x इज इक्वल टू 90 है, इस x को यहां पे क्या सपोज किया जाए? ग्लोबल सपोज किया जाए।
बाय डिफॉल्ट इंटरप्रेटर क्या सपोज कर रहा है, लोकल, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस वेरिएबल को x इज इक्वल टू 90 को मैं क्या सपोज करके चलना चाहता हूं, इस ब्लॉक के अंदर ये ग्लोबल वाला वेरिएबल एक्सेस करना चाहता हूं, इस ग्लोबल को सपोज करके चलना चाहता हूं। नॉर्मली क्या है, लोकल। तो अब क्या किया जाए, तो इसके लिए हम एक स्टेटमेंट देते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसके लिए हम छोटी सी स्टेटमेंट देते हैं, ठीक बेटे। अगर आपने स्किप कर दिया वीडियो तो समझ लीजिए कि कंसेप्ट आपके हाथ से गया। ये है डेफ डेमो, ठीक है। और इसके लिए मैं एक स्टेटमेंट यहां पे लिखता हूं, एक कीवर्ड ग्लोबल एक्स, बस ये देना है। यानी आपने डेमो के अंदर ये एक कीवर्ड है ग्लोबल, ये एक्चुअल में क्या है, एक कीवर्ड है, और एक्स वो वेरिएबल का नेम है, ठीक। अब कंपाइलर जैसे ही, अब देखिए, अब स्टार्टिंग से देखिए, ठीक है। x इज इक्वल टू 60 के भी आप मेमोरी रिजर्व हो गई, ग्लोबल है, कोई दिक्कत नहीं। प्रिंट बिफोर कॉलिंग x इज इक्वल टू एक्स, सर x इज इक्वल टू एक्स में क्या प्रिंट हो जाएगा, सर 60 प्रिंट हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सर डेमो को कॉल किया, डेमो की कॉलिंग के भी आप पे कर्सर यहां आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही कर्सर यहां आया, पहली स्टेटमेंट क्या मिली, ग्लोबल एक्स। इसका मतलब हमने जो ग्लोबल एक्स दिया है ना, इसका मतलब हम इंटरप्रेटर कंपाइलर को ये बता रहे हैं कि इस ब्लॉक के अंदर जो एक्स आगे फर्दर यूज होगा इस बॉडी के अंदर, ठीक, ये जो एक्स यूज होगा इसको लोकल मत मान के चलो, इसको क्या ट्रीट करके चलो, एज अ ग्लोबल वेरिएबल। यानी अब जैसे ही कंपाइलर आगे बढ़ेगा, इंटरप्रेटर आगे बढ़ेगा, उसको मिला x इज इक्वल टू 90, तो वो x इज इक्वल टू 90 के बिहाफ पे एक नई मेमोरी क्रिएट नहीं करेगा, यानी लोकल वेरिएबल क्रिएट नहीं करेगा, बल्कि ये वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा, अब क्या माना जाएगा, ग्लोबल माना जाएगा। तो x इज इक्वल टू जो 60 था ग्लोबल, इसकी वैल्यू चेंज होके अब ये क्या हो जाएगी, 90, और इसका एड्रेस मान लेते हैं 1136, ठीक सर। इससे डिफरेंस क्या हुआ देखिएगा, अभी डिफरेंस आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। x इज इक्वल टू एक्स, यहां पे क्या 90 चेंज हो गया, ठीक, कर्सर वापस आया, ठीक। जैसे ही कर्सर वापस आया, यहां पे हमें मिलेगा आफ्टर कॉलिंग x इज इक्वल टू एक्स, क्या 60 नहीं, ये 60 नहीं, अब क्या 90। ये बात याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि ग्लोबल वाले वेरिएबल की वैल्यू हमने क्या कर दी, चेंज कर दी। बात समझ में आ गई। तो जैसे ही कर्सर वापस आया, यहां पे जब x को रेफर करेंगे तो ये क्या है, ग्लोबल है, और ग्लोबल यहां भी हमने ग्लोबल माना था ब्लॉक में, तो ब्लॉक के अंदर हमने x को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो यानी यहां वैल्यू रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वैल्यू क्या आ जाएगी, 90। सर बात समझ में आ गई, ठीक है। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे, सर अभी आपने बताया जैसे यहां से कर्सर वापस आए, जो भी वेरिएबल यहां क्रिएट हुआ उसकी मेमोरी जो रिजर्व हुई है उसको डीएलोकेट कर दो, उसको खत्म कर दो, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय कर दो। तो सर ये x की मेमोरी यहां डिस्ट्रॉय नहीं होगी, ये x ग्लोबल माना था, इसकी मेमोरी यहां डिस्ट्रॉय कर दो। तो सर ऐसा नहीं है, ये वेरिएबल यहां क्रिएट किया था क्या जो डिस्ट्रॉय होगा, ये वेरिएबल तो यहां क्रिएट हुआ था ना, तो डिस्ट्रॉय कहां से होगा, बिल्कुल नहीं होगा। डिस्ट्रॉय वो होगा जो वेरिएबल आपने इसमें क्रिएट किया, जिसका स्कोप इस ब्लॉक में है, ओनली एंड ओनली लोकल वेरिएबल, वो डिस्ट्रॉय होगा बाहर आते। आप यहां x को ग्लोबल मान रहे हैं, लोकल नहीं मान रहे हैं बॉस। अगर लोकल माना होता, ब्लॉक से बाहर आते तो मेमोरी डीएलोकेट होती, आपने यहां माना क्या, ग्लोबल माना है, तो इसकी मेमोरी डीएलोकेट नहीं होगी। सर आई थिंक आपको पॉइंट समझ में आया होगा लोकल और ग्लोबल का, ठीक। एक और पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट बेटे बहुत ध्यान से सोचिएगा, 2 मिनट वीडियो को पॉज करिए और ध्यान से सोचिए, क्या किसी ब्लॉक के अंदर, मान लेते हैं ये ब्लॉक है, किसी ब्लॉक के अंदर मैं x एज अ ग्लोबल और x एज अ लोकल दोनों यूज कर सकता हूं? क्या यह पॉसिबल है कि मैं x एज अ ग्लोबल और x एज अ लोकल दोनों यूज कर लूं? वीडियो पॉज करिए, ध्यान से सोचिए, 2 मिनट में मिलता हूं आपसे। यस बेटे, तो सोचा आपने, मेरा क्वेश्चन था कि इस ब्लॉक के अंदर x एज अ ग्लोबल और x एज अ लोकल दोनों यूज कर लूं, क्या यह पॉसिबल है? तो याद रखिएगा बेटे, किसी भी ब्लॉक के अंदर अगर वेरिएबल नेम सेम है, ठीक है, तो ब्लॉक के अंदर या तो वो एज अ ग्लोबल यूज होगा या एज अ लोकल यूज होगा। किसी भी केस में आप ग्लोबल और लोकल दोनों तरह से वेरिएबल यूज कर ही नहीं सकते अगर नेम सेम है तो, ठीक। नेम अलग अलग है कोई दिक्कत नहीं, सेम नेम है तो या तो x यहां पे ग्लोबल माना जाएगा या लोकल माना जाएगा।
ठीक है, दोनों लोकल और ग्लोबल दोनों मान लिया जाए, यह संभव ही नहीं है। ठीक सर, बात समझ में आ गई। एक पॉइंट ये था, तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें किसी तरह कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसको हम बोलते हैं, दैट इज नोन एज स्कोप। ठीक है, अच्छा मैंने एक चीज आपको और प्रॉमिस किया था, जब मैंने आपको रिटर्न पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था रिटर्न का मैंने आपसे कहा था कि रिटर्न एक अप्रोच है, उसकी नीड नहीं है। आपको याद है मैंने ये बात कही थी, मैंने कहा था इसकी नीड नहीं है, ये एक अप्रोच है। फिर मैंने आपको कहा था इसकी नीड है, लेकिन वो मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, जब मैं आपको बताऊंगा स्कोप तब बताऊंगा उसकी नीड क्या है। तो मैंने आज स्कोप आपको बता दिया और मैं वो प्रॉमिस अपना पूरा कर रहा हूं कि एक्चुअल में रिटर्न की नीड क्या है, समझिएगा ध्यान से। सर मान लेते हैं आपने यहां पे इसी के साथ इसकी नीड आ गई, जो आप स्कोप पढ़ रहे हैं इसी के साथ इसकी नीड आ गई कि रिटर्न की नीड क्या है। आइए देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। सर मान लेते हैं मैंने ये एक मेन बनाया और एक फंक्शन क्रिएट किया डेमो, और यहां मैंने लिखा सपोज प्रिंट हेलो, और यहां पे मैंने a इज इक्वल टू 10 ले लिया और b इज इक्वल टू 20 ले लिया, और मैंने फंक्शन का नेम बदल देता हूं, मैं यहां पे कर देता हूं सम। ठीक है, और यहां मैंने कर दिया x, y। अब मैंने यहां से लिखा r इज इक्वल टू सम x, y और प्रिंट r। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप नोटिस करिए। सर ये मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट, प्रिंट हेलो, a नाम के वेरिएबल में वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई, b नाम के वेरिएबल में वैल्यू 20 आ गई। मैंने सम फंक्शन कॉल किया x y, सॉरी एक मिस्टेक, यहां पे बेटे हमें पास करना है a, b, सॉरी। ठीक है, ए बी मैंने पास किया, ए की वैल्यू किस में आ गई x में आ गई, तो मतलब x में क्या आ गया 10 और y की वैल्यू क्या हो गई 20। ये एक्चुअल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, मुझे इन दोनों वैल्यू का सम करना है। ठीक, अब पॉइंट ये आता है, मैंने यहां पे एक वेरिएबल लिया z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सर z में दोनों का सम आ गया। ठीक है, लेकिन यूजर बोलता है फंक्शन से तुम्हारा टास्क है सिर्फ दोनों वैल्यू का सम करो और मुझे वापस करो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहां से z को मैंने z में सम कर लिया, यानी 10 प्लस 20 का सम आ गया, z में वैल्यू क्या हो गई 30, मैं यहां पे प्रिंट नहीं करा सकता अगर मुझे प्रिंट नहीं कराना है। ठीक है, और 30 रिजल्ट मुझे चाहिए, यानी मेन के अंदर जिस यूजर ने सम फंक्शन को कॉल किया वो कहता है जो रिजल्ट है वो मुझे वापस करो, और मैं यहां प्रिंट नहीं करा सकता। इस केस में क्या, प्रिंट में करा नहीं सकता। ठीक, ये कह रहा है मुझे रिजल्ट वापस करो। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहां प्रिंट नहीं करा सकता और यहां से मैं अगर z को रिटर्न ना करूं, तो z का क्रिएशन कहां हुआ है, इस ब्लॉक के अंदर। ठीक है, यानी इस वेरिएबल का क्रिएशन कहां हुआ है, इस ब्लॉक के अंदर। ठीक, यानी इसकी एक्सेसिबिलिटी कहां है, इस ब्लॉक में, और z में क्या है, दो वैल्यू का सम है जिसके लिए फंक्शन बनाया है। अगर मैं इसको रिटर्न नहीं करूंगा तो ये ब्लॉक से कर्सर बाहर आते ही इसकी मेमोरी डीएलोकेट, खत्म। ठीक, तो भैया यहां z की वैल्यू पहुंचेगी कैसे, तो याद रखना, इसीलिए हम यूज करते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। मैं यहां लिख दूं रिटर्न z, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जो z में वैल्यू आई है ना उसका स्कोप से ब्लॉक के अंदर है, z की वैल्यू मैंने रिटर्न कर दी, 30 रिटर्न हो गया, और रिटर्न होने के बाद ये z की मेमोरी क्या हो गई, डीएलोकेट हो गई। ठीक, यानी अगर मुझे किसी ब्लॉक से किसी वैल्यू को वापस भेजना है, क्योंकि यहां रहेगा ये वेरिएबल, यहां रहेगा, उसकी वैल्यू रहेगी, अगर मैंने रिटर्न नहीं किया होता z, अगर मैं z की वैल्यू रिटर्न नहीं करता सपोज करते, तो इसकी मेमोरी डीएलोकेट हो जाती, वैल्यू मेरे हाथ से चली जाती, स्कोप खत्म हो जाता। ठीक, तो मैंने क्या किया, इस वैल्यू को रिटर्न कर दिया, वैल्यू भेज दी, z डीएलोकेट हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब स्कोप एंड हो रहा था, और मुझे अगर वैल्यू ट्रांसफर करनी है तो वो एक ही केस में हो सकती है, जब मैं यूज करूं रिटर्न स्टेटमेंट। तो मैंने रिटर्न के भी आप पे वैल्यू भेज दी और मेमोरी डीएलोकेट। डायरेक्टली मैं z को एक्सेस कर नहीं सकता क्योंकि वो लोकल वेरिएबल है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये एक रिटर्न की नीड है छोटी सी। ठीक है सर, तो मेरे ख्याल से आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल क्या होता है, मैंने आपको ये बता दिया कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल दोनों का नेम अगर सेम है तो उस केस में इंटरप्रेटर या कंपाइलर क्या करता है, मैंने आपको ये बता दिया।
ठीक है, मैंने आपको यह बता दिया कि अगर कोई लोकल वेरिएबल है, ब्लॉक से कर्सर बाहर आते ही उसकी मेमोरी आपको डिस्ट्रॉय करनी है, डीएलोकेट करनी है। जब भी आप आउटपुट क्वेश्चन करेंगे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करिएगा इंप्लीमेंट। ठीक, मैंने आपको ये बता दिया। रिटर्न की नीड मैंने कमिट की थी, मैंने आपको वो बता दी। ठीक है, इनकेस किसी बच्चे को डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो, ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ठीक मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, तो ये है स्कोप। ठीक, स्कोप का टॉपिक आपका खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि फंक्शन जब हम कॉल करते हैं तो किसी भी फंक्शन में जो पैरामीटर पास करते हैं वो इम्यूटेबल भी हो सकता है, म्यूटेबल भी हो सकता है। ठीक है, इम्यूटेबल कैसे पास करेंगे, म्यूटेबल कैसे पास करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज याद रखिएगा, इसके लिए मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं। लिस्ट एक टॉपिक था क्लास 11 का, उसको थोड़ा सा रिवाइज करके बैठिएगा। ठीक है, ओके बेटे, थैंक यू सो मच।